गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में कंसोलिडेशन के कुछ बेसिक प्रोसीजर्स पर बात करना शुरू किया था। मैंने आपके साथ कुछ 4 केसेस डिस्कस किए थे। आज हमें केस नंबर 5 से आगे बढ़ना है और ऑफ कोर्स उन केसेस के थ्रू हम कई सारी नई बातें भी सीखेंगे। लेकिन मैं केस 5 का डिस्कशन आपके साथ शुरू करूं उससे पहले मैं आपको जल्दी से पिछली क्लास के जो 4 केसेस थे उनको फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले हमने केस नंबर 1 पे बात की थी, जो कि सबसे बेसिक सा केस था। हमें होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी थी और हमने इन दोनों को मिला के एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई थी। और हमने एक फाइनल क्रक्स यहां पर क्या देखा था कि हम होल्डिंग कंपनी की किताबों से इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट को एलिमिनेट करते हैं और सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट से शेयर कैपिटल के अमाउंट को एलिमिनेट करते हैं। ये दोनों चीजें अगर हम हटा दें और बाकी चीजों को जोड़ के अगर हम एक बैलेंस शीट में लिख दें तो वो बैलेंस शीट क्या कहलाती थी? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं? होल्डिंग कंपनी की बुक्स में बना रहे हैं। तो मैंने आपको एक रीजनिंग दी थी कि मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने ये सब्सिडियरी कंपनी नहीं खोली होती और वो सारे काम जो सब्सिडियरी कंपनी ने किए हैं वो होल्डिंग कंपनी ने खुद ही किए होते, तो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट कैसी दिख रही होती? अगर मान लीजिए हमने सब्सिडियरी कंपनी ओपन ही नहीं करी होती, इसका मतलब हमारी किताबों में ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती और उनकी किताबों में वो शेयर कैपिटल नहीं होती। नहीं, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं तो हमारी किताबों में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, उनकी किताबों में शेयर कैपिटल नहीं होगी। और जो काम उन्होंने किए हैं अगर वो हमने किए होते, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने ये फिक्स एसेट खरीदे, उन्होंने ये करंट एसेट खरीदे, उन्होंने ये क्रेडिट से उधार लिया। हमने कहा ये सब चीजें अपने पास ले आओ। तो अल्टीमेटली यहां पे हमने क्रक्स क्या निकाला था कि इन्वेस्टमेंट्स हमें होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट से उड़ानी है और कैपिटल हमें सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट से उड़ानी है। और असल में हो क्या रहा है, हम अपनी किताबों से इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करते हैं और उनकी किताबों से जो नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है शेयर कैपिटल, उसको एलिमिनेट करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि नेट एसेट्स निकालने के 2 तरीके हैं। एक लॉन्ग कट तरीका है। लॉन्ग कट तरीका क्या है कि हम अगर ये फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो जो ये आता है इसको हम नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स बोलते हैं। कितना आ रहा है? ये 90,000। और यही 90,000 रिप्रेजेंट हो रहा होता है किससे? शेयर कैपिटल से। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट करके क्या किया, हमने जब इन्वेस्टमेंट करी सब्सिडियरी कंपनी में तो उनके नेट एसेट्स पे हमारा कंट्रोल आया और उनके नेट एसेट्स रिप्रेजेंट किससे हो रहे हैं? शेयर कैपिटल से। तो हमने इन्हीं दोनों चीजों को एलिमिनेट कर दिया था। और क्योंकि इस क्वेश्चन में इस केस में अगर हम देखें तो हमने 90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 90,000 के ही नेट एसेट पाए हैं। मतलब उन्होंने जो हमें नेट एसेट दिए हैं वो 90,000 के ही दिए हैं। इसलिए इस वाले केस में ना गुडविल था ना सीआर था। फिर हम बढ़े केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 एग्जैक्टली केस नंबर 1 जैसा था, बस यहां पर फर्क क्या था कि हमने इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट को यहां पर थोड़ा सा बढ़ा दिया था। अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख रुपए का किया, पर सामने वाली कंपनी से जो हमें नेट एसेट्स मिले हैं वो 90,000 के मिले हैं। और हम देख भी सकते हैं, लॉन्ग कट से भी देख सकते हैं, जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो हमारे पास कितने के नेट एसेट्स आएंगे? हमारे पास 80,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, 90,000 के नेट एसेट्स आएंगे। लेकिन हमने इसके लिए खर्चा कितने का किया है? हमने खर्चा तो 1 लाख रुपए का किया है। तो अगर हम होल्डिंग कंपनी की किताबों से 1 लाख रुपए उड़ाएंगे और यहां से 90,000 उड़ाएंगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। और बैलेंस शीट क्यों टैली नहीं कर रही? क्योंकि एसेट साइड से हमने 1 लाख रुपए एलिमिनेट कर दिए और लायबिलिटी साइड से हमने 90,000 रुपए एलिमिनेट कर दिए, एसेट साइड से ज्यादा एलिमिनेट कर दिए। तो जहां से ज्यादा गायब हो गया वहां पर कुछ लिखना भी पड़ेगा ना। तो यहां से कितना ज्यादा गायब हो गया? 10,000। उसी 10,000 को हम बोल रहे थे गुडविल। और मैंने कहा कॉमन सेंस लगाइए, अगर हम 1 लाख रुपए देकर सामने वाले की दिखने वाले एसेट 90,000 के ले रहे हैं तो जो हमने ज्यादा पैसे पे किए हैं वो किस चीज के लिए किए होंगे? ऑफ कोर्स गुडविल के। हमने कुछ प्रीमियम दिया होगा। अगर हम एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं तो हम उसे नुकसान नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि हमने सामने वाले को कुछ इंटेंजिबल एसेट के लिए पैसे दिए हैं। और फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो 10,000 की गुडविल है ये हम एक वर्किंग नोट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और उस वर्किंग नोट को हमने क्या नाम दिया था? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स और सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स। ध्यान रखें, नेट एसेट्स किसके देखने हैं? सब्सिडियरी कंपनी के। क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने जब पैसे लगाए तो उसको सामने वाले कंपनी के नेट एसेट्स पर कंट्रोल मिल गया। तो हमने इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है होल्डिंग कंपनी की और नेट एसेट्स किसके लेने हैं? सब्सिडियरी कंपनी के। और फिर हमने इसको एक वर्किंग नोट के थ्रू भी देखा। और वो कैसे देखा? हमने कहा भी देखो हम ये शॉर्टकट लगाएंगे क्योंकि यही 2 चीजें जो है आपस में एलिमिनेट होती हैं। हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी और उसके बदले में हमें नेट एसेट्स कितने के मिले। और नेट एसेट्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं? जो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। तो वो किससे रिप्रेजेंट थे? यहां पर शेयर कैपिटल से। इन दोनों को कंपेयर किया और जो डिफरेंस आया उसे गुडविल बोला। गुडविल ऑफ कोर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगी और अगर यही कैपिटल रिजर्व होता तो वो लायबिलिटी साइड पे होता। और जो 2 चीजें यहां पर आपस में सेट ऑफ होकर गुडविल आया है, ये दोनों चीजें जो हैं
ये हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखती। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि हमारी किताबों से इन्वेस्टमेंट उड़ाया, मतलब होल्डिंग कंपनी की किताबों से इन्वेस्टमेंट उड़ाया, और सब्सिडरी कंपनी की किताबों से क्या उड़ाया, शेयर कैपिटल। मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जो चीजें जाती हैं वो क्योंकि आपस में सेट ऑफ हो गई, वो बैलेंस शीट में नहीं जाती। बैलेंस शीट में उसका जो नेट क्रक्स आता है, गुडविल या सीआर, वो जाता है। फिर हमने केस नंबर 3 पर बात करी। केस नंबर 3 पर जब हम आए तो यहां पर हमने फिर देखा कि इस बार हमने इन्वेस्टमेंट जितने का किया है उससे ज्यादा के नेट एसेट मिल गए। हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट कितने का किया, 80,000 का, पर हमें नेट एसेट्स कितने के मिले, 90,000 के। हम चेक भी कर सकते हैं, 80 + 20 - 10, मतलब हमें नेट एसेट्स कितने के मिले हैं, 90,000 के। इस बार जब मैं यहां से 80,000 रुपए एलिमिनेट करूंगा और यहां से 90,000 रुपए एलिमिनेट करूंगा तो इस बार लायबिलिटी साइड से ज्यादा एलिमिनेट हो गया। तो लायबिलिटी साइड अगर ज्यादा कम हो जाएगी तो वहां पर इस बार कुछ लिखना पड़ेगा, और वहां पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। और हमने कहा कॉमन सेंस लगाइए, 80,000 देके समान 90,000 का मिल रहा है, इसका मतलब फायदा हो गया, और वो फायदा हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने कहा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का ही वर्किंग नोट बनाएंगे, जिसमें दो चीजों को कंपेयर करेंगे, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं वो यहां पर लिखते हैं, और ये दोनों चीजें आपस में सेटअप हो जाएंगी, और यही दोनों चीजें बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। इन दोनों का जो नेट क्रक्स है वही आएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएगी बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, और ना ही सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल आएगी। और ये 10,000 लेकिन जो आएगा, जो कि इनका नेट डिफरेंस है। फिर हम आए केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 जब हमने देखा तो यहां पर फिर हमने एक नई चीज सीखी। यहां पर हमने फिर क्या देखा कि इस बार नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें थी। क्या थी, मैंने आपको क्या बताया था, नेट एसेट कैसे निकालते हैं, या तो आप टोटल एसेट्स लीजिए और उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कीजिए। एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है, ये वाली, तो 1 लाख माइनस 10 कितना होता है, 90। और या फिर ये जिसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं मालिकों के पैसों से डायरेक्टली, वो कंसीडर कर लीजिए। अगर मैं इसको डायरेक्टली लेता हूं यहां पर 90,000, तो इससे भी हमारे नेट एसेट आते हैं। तो इस बार हमने कहा था कि भाई अगर हम देखें 1 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट करी है और बदले में हमको 90,000 रुपए के नेट एसेट्स मिले हैं, 90,000 के नेट एसेट्स मिले हैं, तो इसका मतलब इस बार हमने फिर से जो है ज्यादा पैसे दे दिए। ज्यादा पैसे देंगे तो हमें फिर इसका मतलब ज्यादा पैसे किसके लिए दिए होंगे, गुडविल के लिए दिए होंगे। अब हमें लेकिन ध्यान रखना है, नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ शेयर कैपिटल ही नहीं है, इस बार नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विटी वालों का प्रॉफिट भी है। तो इस बार ये दोनों चीजें यहां से एलिमिनेट होंगी और यहां से ये एलिमिनेट होगा। और फिर हमने इसी को अपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैसे लिखा था, इन्वेस्टमेंट्स और नेट एसेट्स। नेट एसेट्स जो है शॉर्टकट के थ्रू हम यहां पर लिखते हैं, और वो क्या है, शेयर कैपिटल प्लस पीएनएल। इन दोनों को यहां लिखा, 90,000 आया। अब कंपेयर कर लो, 90,000 के नेट एसेट्स मिले हैं, 1 लाख रुपए दिया है, ज्यादा दिया है, इसका मतलब हमारे लिए वो क्या है, गुडविल। एक्स्ट्रा पेमेंट हमने क्यों दिया होगा, प्रीमियम दिया होगा, और उस प्रीमियम को गुडविल ही बोलते हैं। और मैंने आपसे कहा था जो इस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के वर्किंग नोट में आ जाएगा वो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या आएगा, इसका जो नेट क्रक्स है वो या गुडविल होगा या सीआर होगा। इसलिए फिर इस बार हमने इस केस नंबर 4 में क्या देखा कि यहां से हमारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल होगी और यहां से जो सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स रिप्रेजेंट कर रही है, क्या, शेयर कैपिटल और प्रॉफिट्स, वो यहां से कैंसिल हो गई। तो इस बार नेट एसेट ध्यान रखिए क्या थे, इस बार नेट एसेट्स ये दोनों चीजें थी और हमने बदले में इन्वेस्टमेंट किया, ये आपस में कैंसिल हो गया और फिर उसका जो डिफरेंस गुडविल सीआर है बैलेंस शीट में आ गया। बाकी सब चीजें तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आती ही हैं। आज हमें केस नंबर 5 से आगे बढ़ना है। आइए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब आज जो हम केस स्टार्ट करेंगे, केस नंबर 5, इस केस नंबर 5 में अब आप क्या नया देखेंगे, इस केस नंबर 5 में आपको दिखेगा कि यहां पर हमने ना एक डेट मेंशन करी है कि शेयर्स वर परचेज्ड ऑन 31 मार्च 2024। मतलब इस बार बता रहा है कि होल्डिंग कंपनी ने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है 100% शेयर्स खरीद के, ये कौन सी डेट को किया है, 31 मार्च 2024, मतलब ईयर एंड पर, मतलब जिस डेट की बैलेंस शीट दे रखी है उसी डेट पर हमने शेयर्स खरीदे। अब इस डेट का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जब मैं आने वाले केसेस में जब इस डेट को बदलूंगा ना, मैं इस डेट को बार बार चेंज करूंगा आने वाले केसेस में, कभी हम 1 अप्रैल भी लिखेंगे, कभी 1 अक्टूबर भी लिखेंगे, तो हमारे आंसर्स में क्या बदलाव आएंगे, फिर ये डेट्स का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा। एक बच्चे ने पिछले क्लास के वीडियो पे कमेंट करके पूछा भी था कि सर अगर ऐसे डेट्स अगर बदली हो तो क्या आंसर में बदलाव आएंगे, वो आज की क्लास का डिस्कशन है। लेकिन फिलहाल इस एग्जाम्पल में इस डेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और वो क्यों नहीं है, जब मैं आने वाले केसेस में डेट चेंज करूंगा और जब आप आंसर को बदला हुआ देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमें नेट एसेट्स पता होने चाहिए सब्सिडियरी कंपनी के,
मुझे जरा बता सकते हो कि सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स क्या होंगे? मैं कह रहा हूं छोड़ो अभी कंसोलिडेशन, मुझे बस आप यही बताओ कि सब्सिडरी कंपनी जो है उसके नेट एसेट्स कितने के हैं, नेट एसेट्स कितने हैं? सर आपने बताया था दो तरीके हैं, या तो हम लॉन्ग कट लगा लें, लॉन्ग कट में हमने कहा फिक्स एसेट्स लिखें, करंट एसेट्स लिखें। फिक्स एसेट्स कितने के हैं? 1 लाख के। करंट एसेट्स कितने के हैं? 30,000 के। ये हो गया 1,30,000। और इसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमारी यहां पर कितने की हैं? सर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमारी यहां पर 20,000 की हैं। इसका मतलब हमारे नेट एसेट्स कितने के हो गए? हमारे नेट एसेट्स हो गए 1,10,000 के। हमारे नेट एसेट्स कितने के हो गए? 1,10,000 के। और यही नेट एसेट निकालने का मैंने आपसे कहा एक शॉर्टकट भी है कि मालिकों का जितना रुपया लगा है उसी को जोड़ दो। यहां पर मालिकों का कितना रुपया लगा है, अगर हम मालिकों की बात करें तो मालिक यहां पर कौन है? इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या रिजर्व्स भी उन्हीं को बिलोंग करते हैं? हाँ जी। तो इसका मतलब देखा जाए ये तीनों चीजें मालिकों की हैं, शेयर कैपिटल, पीएनएल, जनरल रिजर्व, अल्टीमेटली रिजर्व्स किसके होते हैं? मालिकों के ही होते हैं। तो मैं अगर इन तीनों को भी जोड़ दूं तब भी तो 1,10,000 ही आ रहा है। तो हमारा दूसरा तरीका नेट एसेट्स कंप्यूट करने का क्या होता था कि हम मालिकों के पैसों को ही जोड़ दिया करते थे। मालिकों के पैसों को जोड़ने का क्या मतलब हो गया कि पहले उनकी शेयर कैपिटल लिखो, शेयर कैपिटल कितने की है? 80,000 की। फिर उनके रिजर्व लिख लो, रिजर्व में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 का। और उनका जनरल रिजर्व भी ऑफ कोर्स उन्हीं का ही होता है, वो कितने का है? 20,000 का। मतलब ये दो तरीके होते हैं किसके लिए? ये दो तरीके होते हैं नेट एसेट्स को कंप्यूट करने के लिए। अब आप समझदार हैं कि हमने इस बार इन्वेस्टमेंट कितने की करी है? सर हमने इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए की करी है, और बदले में हमारे पास नेट एसेट्स कितने के आए हैं? बदले में नेट एसेट 1,10 के आए हैं। ज्यादा आ गए ना, 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 1,10 के नेट एसेट आ गए, ज्यादा आ गए। इसका मतलब ये कि इस बार हमें फायदा हो गया, और फायदा मतलब कैपिटल रिजर्व। और मैंने आपको बताया था यही यही दो चीजें हैं, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट और सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट जिससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, यही दो चीजें हैं। इन दोनों को ही कंपेयर करके गुडविल या शेयर आता है, और ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाती हैं, और इसलिए ये दोनों चीजें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आती। इसका मतलब यहां से ये उड़ेगा और यहां से ये उड़ेगा। आइए जरा अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना वो वर्किंग नोट बनाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान के लिए बनाया, ठीक। वर्किंग नोट नंबर 1, इस वर्किंग नोट को हम क्या नाम देते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और इसमें हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट किसकी बुक्स में होगी? होल्डिंग कंपनी की बुक्स में। और इन्वेस्टमेंट हमने कितने की करी है? सर इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए की। और इसको कंपेयर करते हैं हम नेट एसेट से। नेट एसेट्स किसके लिखेंगे? सब्सिडरी कंपनी के। और सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं? मालिकों के पैसों से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे, और जनरल रिजर्व लेंगे। तो ये 80,000 था, ये 10,000 था, और ये 20,000 था। टोटल कितना हो गया ये? सर ये हो गया 1,10। मैंने आपसे कहा था ये अगर नेगेटिव आए तो हमें माइनस में नहीं लिखना है, हम बस इस 10,000 का नाम बदल के गुडविल की जगह क्या लिख देंगे? कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। बस नाम ही बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। और कैपिटल रिजर्व का मतलब यह है कि हमने जब सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर लिए तो हमें फायदा भी हो गया। हमने इन्वेस्टमेंट तो 1,00,000 रुपए का किया, बट सामने वाली कंपनी से हमें जो नेट एसेट्स पर कंट्रोल मिला वो 1,10 का मिला, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमें अब क्या करना है? फिक्स एसेट तो लिखने हैं होल्डिंग सब्सिडी दोनों के, 2,00,000 और 1,00,000। ये लो जी। उसके बाद फिर हमें करंट एसेट लिखना है, क्योंकि ये नहीं आएगा और ये तीनों चीजें नहीं आएंगी ना। करंट एसेट तो दोनों के आएंगे, 20 और 30। उसके बाद होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल कितने की है? 2.5 लाख की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है? 50 का। ऐसे ही होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व 10,000 का है। ये तीनों तो आ ही नहीं रही है ना। क्रेडिटर्स 10 और 20।
जरा बैलेंस शीट चेक करके बताओ क्या टैली कर रही है। सर कैसे टैली करेगी? अभी आप एक चीज भूल रहे हैं। क्या भूल रहा हूं मैं? कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा है ना, कैपिटल रिजर्व भी तो लिखेंगे। मैं एक बात फिर से बोलूंगा, मैं अभी शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, मैं अभी उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं। अभी मेरा सारा ध्यान सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने में है, इसलिए अभी हम फॉर्मेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। फॉर्मेट को लेकर जब हम आगे चल के एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर हम फॉर्मेट जो है फिर ऑफ कोर्स शेड्यूल 3 वाला ही बनाएंगे। अब एक बार जरा टैली कीजिए कि हमारी बैलेंस शीट टैली कर गई है। हाँ सर, 3.5 लाख आ रहा है दोनों तरफ। ये लीजिए, मैं आपको अब लिखने का वक्त दे रहा हूं शुरुआत से। ये रहा पहले क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, केस नंबर 5। वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं। मेरे को तो लगता है कि वीडियो को पॉज करके साथ साथ ही नोट करना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेने में तो फिर वो स्क्रीनशॉट ही रह जाता है। केस नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर ना एक बदलाव क्या किया है, जो मेजर बदलाव है कि जो ये शेयर खरीदने की डेट है, मतलब होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं 100%, हम इस बार कह रहे हैं कि ये शेयर्स हमने 1/4/2023 को परचेज किए हैं। पिछले वाले केस में, केस नंबर 5 में क्या लिखा था हमने? 31 मार्च 2024, मतलब लास्ट डेट पर, बैलेंस शीट की डेट पर ही हमने वो शेयर्स खरीदवाए थे। इस बार हम कह रहे हैं शेयर्स कब खरीदे हैं? बिगिनिंग की डेट पे खरीदे हैं। अब इससे हमारे सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है ये मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले केस नंबर 6 के ठीक ऊपर ही आपको मेरे साथ एक नोट लिखना है। ठीक है, एक नोट लिखेंगे जो कि हम केस 6 में अप्लाई होते हुए देखेंगे। लिखिएगा नोट एक। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल is calculated on the date of acquisition of shares। अब जो ये सेंटेंस हमने लिखा है ना, देखने में लगेगा अरे इतना सिंपल सा तो सेंटेंस है, लेकिन इस छोटे से सेंटेंस का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर हमने एक बात लिखी है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो होता है उसका कैलकुलेशन हम एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, मतलब जिस डेट पर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है उस डेट पर हम ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वर्किंग बनाते हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि होल्डिंग कंपनी ने सामने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में सब्सिडरी कंपनी ने हमें कितने रुपए के नेट एसेट दिए। और अगर हम ये बोलते हैं कि हमने पैसा ज्यादा लगा दिया, नेट एसेट तो कम आए, तो हम बोलते हैं हमने एक्स्ट्रा पैसे गुडविल के नाम के दिए हैं। और हम अगर हमें मान लो नेट एसेट ज्यादा के मिल गए, पैसे कम लगे हैं, तो हम बोलेंगे हमें फायदा हो गया, मतलब कैपिटल सब लेके जाएंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बेसिकली जरिया है ये जानने का कि हमने ये इन्वेस्टमेंट महंगा किया है कि सस्ता किया है। महंगा किया है तो जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हम बोलेंगे गुडविल के नाम का है, सस्ता किया है तो हम बोलेंगे फायदा हो गया, कैपिटल सब लेके जाओ। ये महंगा सस्ता हुआ है, ये किस डेट पर हमें पता लगाना चाहिए? सोच के बताइए। मतलब ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप बनाओगे, इसका मतलब ये जानना चाह रहे हो ना कि आपने इन्वेस्टमेंट जो करी है उसके बदले में ज्यादा के नेट एसेट मिले हैं कि कम के नेट एसेट मिले हैं। ये कंपैरिजन कौन सी डेट पर होना चाहिए? सर ऑफ कोर्स उसी डेट पर होना चाहिए जिस डेट पर हमने शेयर्स खरीदे हैं। आगे पीछे क्यों करें? मतलब मैं जिस डेट पर सामने वाली कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं उसी डेट पर देखूं ना कि मैंने ज्यादा रुपए दिए कि कम रुपए दिए। बस यही बात लिखी है कि जो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला वर्किंग नोट है ये बनता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अब हमारे इस पर्टिकुलर केस में हमने एक्विजिशन कौन सी तारीख को किया है? सर हमने एक्विजिशन किया है 1/4/2023 को। ध्यान रखें बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2024 की।
इसका मतलब हमने जिस डेट पर बैलेंस शीट दे रखी है उससे एक साल पहले एक्विजिशन किया था, तो जिस साल मैंने एक्विजिशन किया था इसी डेट पर ही तो मुझे क्या देखना चाहिए कि हमने इन्वेस्टमेंट महंगा किया कि सस्ता किया है। मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में हमारे पास कितने के नेट एसेट आए हैं, ये कंपैरिजन कौन सी तारीख को हो जाना चाहिए, 1/4/2023 को। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब हम बनाएंगे, जो वर्किंग नोट बनाएंगे, वो कौन सी तारीख को बनाएंगे, 1/4/2023। अब लेकिन इस बात को ध्यान रखें, जो हमें यहां पर बैलेंस शीट दे रखी है वो 31 मार्च 2024 की दे रखी है। और इस बात को भी प्लीज ऑब्जर्व कीजिएगा, कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो 31 मार्च 24 को ही बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट तो लास्ट डेट पर ही बनती है। बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च 24 को ही बनेगी, लेकिन जो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला वर्किंग नोट है ये कौन सी तारीख को बनता है, उस डेट पर जिस डेट पर हमने एक्विजिशन किया है। और किस डेट पर एक्विजिशन किया है, 1/4/2023। पहले इस बात को समझ में अपने दिमाग में रखें, फिर मैं आगे बातें बोलूंगा। ठीक सर, ठीक है, आगे बताइए। अब आप मुझे पहले ये सोच के बताइए, अगर मान लो मुझे इसी लास्ट डेट पर 31 मार्च 2024 को जो बैलेंस शीट दे रखी है, अगर इसी डेट पर मुझे अगर नेट एसेट्स कंप्यूट करने हो तो कैसे निकलेंगे। सर आपने बताया था दो तरीके हैं, एक तो है लॉन्ग कट, जहां पर आप क्या करें, टोटल एसेट्स 1,20,000 उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दें, 1,20 - 10 कितना होता है, 1,10। और दूसरा तरीका है कि मालिकों के पैसों को ही जोड़ दें, मतलब ये जोड़ दें 1,10। मतलब नेट एसेट्स हमारे 1,10,000 के हैं, लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा ये नेट एसेट्स जो हैं ये क्योंकि आपने बैलेंस शीट से कंप्यूट किए हैं और बैलेंस शीट 31 मार्च की है, तो ये नेट एसेट भी 31 मार्च के ही है। कहीं ये मत कह देना कि 1,10 के तो हमने नेट एसेट मिले हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए की है, हमें ज्यादा नेट एसेट मिल गए, फायदा हो गया। ना 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 ना, ये अगर कर दोगे तो कैपिटल रिजर्व गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने कब करी है, 1/4/23 को, और नेट एसेट आप कौन से ले लोगे, ऐसे तो 31 मार्च 2024 के। अगर मैं बैलेंस शीट की मदद से नेट एसेट्स कंप्यूट करूंगा, इसी बैलेंस शीट की मदद से नेट एसेट कंप्यूट करूंगा, तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है जो नेट एसेट निकल के आएंगे वो बैलेंस शीट डेट के निकल के आएंगे ना। और बैलेंस शीट डेट कब की है, 31 मार्च 2024 की। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो नेट एसेट्स हैं वो मैं बैलेंस शीट से ऐसे ही नहीं ले सकता, क्योंकि जो नेट एसेट लूंगा वो तो 31 मार्च 2024 के हो जाएंगे। तो सही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब बनेगा, जब आप नेट एसेट्स भी उसी डेट के लो जिस डेट पर आपने एक्विजिशन किया है। अब आप जरा मुझे सोच के बताइए, हमने एक्विजिशन 1/4/23 को किया, इसका मतलब ये जो हमने 1,00,000 रुपए लगाए हैं ये कौन सी तारीख को लगाए होंगे, ऑफ कोर्स बिगनिंग में ही 1/4/23 को ही। 1/4/23 को इन्वेस्टमेंट करके आए तो हमने 1,00,000 रुपए 1/4/23 के ही दिए होंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें 1/4 को मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर में हमें कितने के नेट एसेट मिले थे। अब उसके लिए अगर आपको लॉन्ग कट लगाना है, अगर लॉन्ग कट लगाना है तो आपको फिर 1/4/2023 की क्वेश्चन को बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, पर हमें 1/4/2023 की तो बैलेंस शीट नहीं पता, क्योंकि 1/4/2023 को हमारे फिक्स्ड एसेट्स ऑफ कोर्स 90,000 थोड़ी रहे होंगे, कुछ और रहे होंगे ना। फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट होते हैं, थोड़े कम ही रहे होंगे अगर हमने नहीं खरीदे हैं। और हमारे करंट एसेट्स भी कुछ और रहे होंगे 1/4/2023 को, हमारे क्रेडिटर्स भी 1/4/2023 को कुछ और रहे होंगे। इसका मतलब ये कि 1/4/2023 को हमारे फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं और क्रेडिटर्स कितने हैं, ये बात उसने हमें बताई नहीं है। लॉन्ग कट तो नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए बिगनिंग की बैलेंस शीट चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। हमारे पास बैलेंस शीट तो यही होगी। फिर हम कोशिश करते हैं शॉर्टकट लगाने की। शॉर्टकट लगाने के लिए क्या है कि 1/4/2023 को मालिकों का कितना रुपया था, मतलब ये दो चीजें अगर मैं 1/4/2023 की किसी तरीके से निकाल लूं तो मेरे पास बिगिनिंग के नेट एसेट्स आ जाएंगे। अब जरा सोचिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर कैपिटल मैं मानता हूं 31 मार्च 2024 की है, पर मैं बड़े आराम से एज्यूम कर सकता हूं कि यही शेयर कैपिटल बिगिनिंग में भी रही होगी, क्योंकि शेयर कैपिटल में ना इतनी जल्दी जल्दी बदलाव नहीं आते। ऐसा नहीं होता कि हर कंपनी जो है हर साल कोई ना कोई इशू लेके आ रही हो या हर साल बायबैक कर रही हो, क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ती है नए इशू से, शेयर कैपिटल कम होती है बायबैक से। दोनों ही एक्सेप्शन है। ज्यादातर जितनी कंपनीज की आप बैलेंस शीट उठा के देख लो एक साल की, आपको ज्यादातर कंपनीज की इक्विटी शेयर कैपिटल ना स्टैटिक दिखेगी, मतलब सेम दिखेगी, कोई बदलाव ज्यादातर नहीं होता। बायबैक और फ्रेश इशू दोनों ही एक्सेप्शन है। मतलब मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि जो ये 80,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है जो 31 मार्च को है, यही बिगिनिंग में भी रही होगी। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रॉफिट्स, मैं ये नहीं एज्यूम कर सकता कि 30,000 के प्रॉफिट्स भी बिगिनिंग में रहे होंगे। क्यों नहीं एज्यूम कर सकते भाई, पूरे साल बिजनेस किया है, बिजनेस किया है तो प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट नहीं तो नुकसान भी होगा।
भाई एक चीज तो होगी, या तो प्रॉफिट या नुकसान। कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, ऐसे तो है नहीं कि उसको हर साल ही ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मतलब जीरो प्रॉफिट लॉस होगा। अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, या तो नफा या नुकसान, या मुनाफा या नुकसान। ऐसा तो है नहीं कि जो बिगनिंग में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो लास्ट डेट पे वही होगा। इसका मतलब हम ये नहीं एज्यूम कर सकते कि बिगनिंग में भी 30,000 का ही पीएनएल था, तो पूरे साल भर क्या किया फिर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन हमेशा एक इंफॉर्मेशन देगा, हमेशा मतलब हमेशा। कभी कभी एक आध क्वेश्चन में नहीं देगा, उसके लिए मैं फिर आपको बताऊंगा क्या एजम्पशन लेनी है। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दे रखा है। कितना है भाई? 10,000 रुपए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो लास्ट डेट पर है वही बिगनिंग में भी रही होगी 80,000, और बिगनिंग का पीएनएल तो दे ही रखा है 10,000 रुपए का है। इसका मतलब जो ये बैलेंस शीट में 30,000 है, जरूर हमने 20,000 पूरे साल भर में कमाया होगा, लेकिन जिस डेट पर एक्विजिशन किया है 1/4 को, उस डेट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था? 10,000 रुपए। इसका मतलब बिगनिंग का मुझे पीएनएल पता लग गया, बिगनिंग की शेयर कैपिटल मैंने एज्यूम कर ली। इसका मतलब ये हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारा जो नेट एसेट्स थे वो कितने रुपए के थे? 90,000 रुपए के थे। 80,000 रुपए शेयर कैपिटल, 10,000 रुपए का पीएनएल, 90,000। ध्यान रखें 31 मार्च को हमारे नेट एसेट्स कितने के हैं? 31 मार्च को हमारे नेट एसेट्स 1/10 के हैं। मुझे 31 मार्च के चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने एक्विजिशन कब किया है? 1/4 को। तो मुझे 1/4 के नेट एसेट्स चाहिए, और 1/4 के नेट एसेट्स हमारे कैसे आएंगे? शेयर कैपिटल, मतलब जो जो मालिकों को बिलोंग करता है वो जोड़ दो। शुरुआत में शेयर कैपिटल हम मान लेंगे 80 रही होगी, और प्रॉफिट उसने दे रखा है 10,000। 80 + 10 कितना होता है? 90,000। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 को हमारे नेट एसेट्स 90 के थे, और हमने पैसे तो 1 लाख खर्च किए थे, ज्यादा खर्च कर दिए। ज्यादा पैसे लगाने का मतलब हमने एक्स्ट्रा पैसे किसके लिए दिए होंगे? गुडविल के दिए होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? जो मैंने बातें अभी तक बोली, क्या ये सारी क्लैरिफाइड है आपको? और देखो ना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि पूरे साल भर में जब बिजनेस करूंगा तो मेरे एसेट्स में तो इंक्रीज आएगा ना। मैं हर साल जब मैं पूरे साल भर में प्रॉफिट्स कमाऊंगा, तो प्रॉफिट कमाने से एसेट साइड बढ़ती है ना। सोचो, आपकी किताब, मान लो आपने कोई सामान 10 रुपए का था, 12 रुपए में बेचा, तो आपकी किताबों से 10 रुपए का स्टॉक जाएगा, 12 रुपए के आपके पास कैश आएगा। 10 का स्टॉक जाएगा, 12 का कैश आएगा। तो एसेट्स में 2 रुपए का इंक्रीज हो रहा है ना, और वो 2 रुपए का इंक्रीज कैसे रिफ्लेक्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बढ़ेंगे ना। इसलिए हमें हमेशा जब भी क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन बिगिनिंग की दे रखी होगी, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वो बताएगा बिगिनिंग का कितना था, तो हमारे नेट एसेट्स निकल आएंगे एज ऑन द एक्विजिशन डेट। तो आइए अब इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। तो सॉल्यूशन, वर्किंग नोट नंबर 1। हमारे इस वर्किंग नोट का क्या हेडिंग होता है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और अब से आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला वर्किंग नोट है, ये हम कब बनाएंगे? एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। यहां पर हमने कब शेयर्स एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी के? 1/4/2023 को। तो ये वर्किंग नोट भी कब बनेगा? 1/4/2023 को। हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है। एक होती है इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है? 1 लाख रुपए की। भाई हमने ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए में खरीदी थी, और उसने साफ साफ बोला भी है कि हमने 1/4/2023 को खरीदी है। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट का बैलेंस तो ऑफकोर्स 1/4/2023 का ही होगा, क्योंकि हमने शेयर्स खरीदे ही 1/4/2023 के। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? कि हमें इसके बदले में नेट एसेट्स कितने के मिले, और नेट एसेट्स भी हमें कौन सी तारीख के लिखने हैं? नेट एसेट्स भी हमें 1/4/2023 के लिखने हैं। इसका मतलब मैं बैलेंस शीट की वैल्यूज पर 100% रिलाय नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की है, और मुझे ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब बनाना है? 1/4/23 को। तो मुझे नेट एसेट्स भी कब के चाहिए? 1/4/23 के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दे रखी है, उसके लिए तो मैं लिख सकता हूं कि हाँ, ये, उसके लिए तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि ये वाली जो लास्ट डेट की शेयर कैपिटल है, बिगिनिंग में भी यही रही होगी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा हेड है जो कांस्टेंट नहीं रहता शेयर कैपिटल की तरह। ये तो बदलता रहेगा। पूरे साल बिजनेस करूंगा तो या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो शेयर कैपिटल तो हमारी लास्ट डेट की और बिगिनिंग की डेट की सेम हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिगिनिंग और लास्ट डेट का सेम नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के तौर पर बिगिनिंग का पीएनएल का बैलेंस दे रखा होगा, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है 10,000।
तो हम यहां पर लिख देंगे 10,000। ये टोटल कितना हो गया? 90,000। इससे ये समझ में आता है कि 1/4/2023 को जिस डेट पर हमने एक्विजिशन किया 1 लाख रुपए में, हमें उस डेट पर नेट एसेट्स कितने के मिले? 90,000 के मिले। 1 लाख रुपए देकर 90,000 रुपए का सामान मिला, तो हमने तो ज्यादा पैसे दे दिए थे। इसका मतलब ये जो ज्यादा पैसे दिए हैं, ये किस चीज के लिए दिए होंगे? ये गुडविल के लिए दिए होंगे। ठीक है जी। अब कई बच्चों के ना दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ये सारी बातें जो आप अभी बोल रहे हो, ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बोली? केस नंबर 5 में आपको क्या हो गया था? भाई केस नंबर 5 में ये सारी बातें इसलिए नहीं बोलनी पड़ी क्योंकि केस नंबर 5 में एक्विजिशन कौन सी तारीख को किया था? लास्ट डेट पर 31 मार्च 2024 को। और बैलेंस शीट भी कब की थी? 31 मार्च 2024 की। तो क्योंकि मैंने एक्विजिशन 31 मार्च 2024 को किया था, बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2024 की थी, तो 31 मार्च 2024 के नेट एसेट्स मुझे बैलेंस शीट से मिल गए थे। लेकिन इस बार मुझे बैलेंस शीट्स तो 31 मार्च 2024 के नेट एसेट मिलेंगे, जबकि मुझे चाहिए 1/4/2023 के। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैं बैलेंस शीट के नेट एसेट्स पर रिलाई नहीं कर पाऊंगा। केस नंबर 5 में लेकिन हमारा एक्विजिशन भी बैलेंस शीट डेट का ही था, इसलिए हमें बैलेंस शीट से ही नेट एसेट मिल गए थे। लेकिन इस बार हमारा एक्विजिशन बैलेंस शीट डेट का नहीं है। तो आप अभी तक ऐसा करें, पहले ये क्वेश्चन को आप, इस केस को आप चाहें तो नोट कर लीजिए। ये नोट तो मेरे ख्याल से आपने कर ही लिया, जो नोट लिखा था हमने ऊपर, और इसको आप नोट कीजिए और फिर ये वाला वर्किंग नोट भी आप बनाइए, फिर मैं आगे का एनालिसिस आपको करवाता हूं। तो अब ना मैं आपको कुछ और बातें एनालाइज करवा रहा हूं, तो हो सके तो प्लीज अपने पेन छोड़ के ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए मैंने आपको केस नंबर 5 तक क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था कि हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाले वर्किंग नोट में जो चीजें आ जाती हैं, वो चीजें फिर बैलेंस शीट में नहीं जाती हैं। उसका जो नेट क्रक्स होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। यही बोला था आपको। हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट्स आती है होल्डिंग कंपनी की, और सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स जिससे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, मतलब शेयर कैपिटल और उस डेट के प्रॉफिट्स, वो आते हैं। और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होके जो उसका एक नेट फिगर आता है गुडविल या सीआर का, वो बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है और जो नेट एसेट जिससे रिप्रेजेंट होते थे, वो दोनों चीजें हमने कहा था कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाती। इसका मतलब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस केस की बात करूं, हमारा इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस कितने का है? 1 लाख का है, तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, आपको पता है। और जो 90,000 रुपए के सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं 80,000 की शेयर कैपिटल से और 10,000 के पीएनएल से, ये दोनों भी हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। सर बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं, ये तो हमने 1/4 को बनाया है, लेकिन हम बैलेंस शीट तो 31 मार्च 2024 को बनाते हैं। और 31 मार्च 2024 को हमारा इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस तो 1 लाख का है माना, तो ये तो बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। 80,000 की शेयर कैपिटल भी है, ये भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। लेकिन हमारा पीएनएल का बैलेंस 10,000 थोड़ी है, 30,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 10,000 का पीएनएल तो यहां पर आके कैंसिल हो गया, लेकिन 20,000 का पीएनएल तो कैंसिल नहीं हुआ। मतलब मैं अब ये कहना चाह रहा हूं कि इस बार सब्सिडरी कंपनी का भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में क्या रखना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जो आ गया वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगा, उसकी नेट फिगर आएगी। इसका मतलब क्या कि इस 30,000 में से 10,000 का जो बैलेंस है, जो 10,000 का बैलेंस है वो तो कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग 20,000 का बैलेंस है वो कहां पर जाएगा? वो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। और आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए ना, हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कौन सी तारीख को बनाया है? सर हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो 1/4 को बनाया है, लेकिन ये बैलेंस शीट तो कब की है? 31 मार्च की है। तो ये 1 लाख रुपए का बैलेंस और ये जो लास्ट डेट है ये तो 1/10 हो गया, जबकि 1/10 तो है ही नहीं। हमारे 1/4 के नेट एसेट्स कितने हैं? 90 के। तो 90 ही तो अमाउंट नहीं जाएगा ना, बाकी का 20 अमाउंट तो जाएगा। और वो 20 बेसिकली क्या है? पीएनएल। ये 1 लाख रुपए हमारा क्या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आया है? हाँ जी आया है, तो ये कैंसिल हो गया। ये 80,000 क्या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आया है? हाँ जी आया है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये 30 पूरा कैंसिल नहीं हुआ, कितना कैंसिल हुआ है? 10 ही कैंसिल हुआ है। तो रिमेनिंग 20 जो है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। पहले क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ सर ये बात समझ में आती है। अब मैं कुछ और बातें बोलूंगा और उसकी मदद से मैं आपको अब
एक और वर्किंग नोट के थ्रू, एक और वर्किंग नोट से फेमिलियर करवा रहा हूं, और उस वर्किंग नोट का नाम हम रखेंगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, थ्रू आउट कंसोलिडेशन काफी बार बनेगा, उस पर भी सोलो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। आइए जरा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, हमने यहां पर, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, तो हमने यहां पर एक्विजिशन कब किया है? हमने यहां पर एक्विजिशन किया है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब हमने यहां पर जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हैं वो एक्वायर किए हैं 1/4/2023 को, और जो हमें यहां पर बैलेंस शीट दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च 2024 की। बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च 2024 की। मुझे बता सकते हैं कि हमारे 31 मार्च 2024 जिस डेट की बैलेंस शीट है, उस डेट पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है? सर, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 30,000 है। और जिस डेट पर हमने एक्विजिशन किया था उस डेट पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था? 10,000 था। तो अगर बिगिनिंग में हमारा प्रॉफिट 10 था, लास्ट में 30 हो गया, तो पूरे साल भर में हमने कहीं ना कहीं 20,000 का प्रॉफिट कमाया है। इसका यही मतलब हुआ। मतलब ये कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमने 20,000 रुपए के प्रॉफिट्स कमाए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमने 20,000 रुपए के प्रॉफिट्स कमाए हैं। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ये जो 20,000 के प्रॉफिट्स हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने जब इस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए, जब एक्वायर किए इस कंपनी के शेयर्स, उसके बाद कमाए हैं? हमने इस कंपनी के शेयर्स कब एक्वायर किए? 1/4/2023। तो 1/4/2023 के बाद इस कंपनी ने, मतलब सब्सिडरी कंपनी ने, कितने की प्रॉफिट्स कमाए? 20,000 के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस 20,000 को मैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, क्या मैं इसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बोल सकता हूं? पोस्ट मतलब होता है आफ्टर। आफ्टर एक्विजिशन, मैंने जब इस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया और जब इन शेयर्स का एक्विजिशन किया, तो मैंने ये 20,000 उसके बाद कमाए हैं। तो कह सकता हूं ये 20,000 जो है ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है। बिल्कुल ठीक बात सर। और आपने जिस डेट पर कंपनी को एक्वायर किया उस डेट पर देखा, अरे 10,000 के तो प्रॉफिट पहले से ही थे। मैं 1/4 को इस कंपनी को एक्वायर करने गया, मैंने देखा अरे इस डेट पे तो पहले से ही प्रॉफिट है। वो जो प्रॉफिट उस डेट पर ऑलरेडी कमाए जा चुके थे 10,000 के, मैं कह सकता हूं कि वो मेरे एक्विजिशन से पहले कमाए गए होंगे। हाँ सर, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब जो 10,000 के प्रॉफिट्स है वो कौन से हैं? प्री एक्विजिशन। मतलब जिस डेट पर मैं कंपनी को एक्वायर करता हूं और बैलेंस शीट देखता हूं उस डेट की, उस डेट पे देखता हूं अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में ऑलरेडी पीएनएल का एक बैलेंस बैठा हुआ है 10,000 रुपए का। ये 10,000 का बैलेंस जो पहले से ही बैठा हुआ था, ऑफकोर्स मेरे एक्विजिशन से पहले कमाया गया होगा। तो इस 10,000 को मैं बोल सकता हूं ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, और जो मेरे एक्विजिशन के बाद कमाया गया उसको मैं क्या बोलूंगा? ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अब जरा सोचिए, मैं जिस डेट पर कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, मैं देखता हूं उस डेट के नेट एसेट्स, क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल उसी डेट पर बनाना है। मैं उस डेट के नेट एसेट देखता हूं, तो उस डेट की शेयर कैपिटल देखूंगा, उस डेट के प्रॉफिट देखूंगा। तो उस डेट के प्रॉफिट जो मुझे दिख रहे हैं वो मेरे कंपनी के एक्वायर करने से पहले कमाए जा चुके हैं। इसका मतलब मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमेशा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमेशा जो प्रॉफिट लेके जाता हूं, जानते हो, वो हमेशा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं। वो कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? प्री एक्विजिशन। मैं भी एक वर्किंग नोट बनवाऊंगा और उसमें ये लिखवाऊंगा प्री पोस्ट। मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आते हैं। मतलब मैंने जिस डेट पर कंपनी को एक्वायर किया उस डेट से पहले कितने प्रॉफिट्स कमाए जा चुके हैं, ये हमेशा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आते हैं। क्यों? प्रॉफिट नहीं है बेसिकली, हमें उस डेट के नेट एसेट चाहिए होते हैं, और उस डेट के नेट एसेट्स दो चीजों से रिप्रेजेंट होते हैं, शेयर कैपिटल और प्रॉफिट्स। तो उस डेट के प्रॉफिट्स अभी लिए, और जो उस डेट के बाद प्रॉफिट्स कमाए गए हैं जिसको मैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बोल रहा हूं 20,000, क्योंकि वो सीओसी में नहीं गए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं गए, मतलब कैंसिल नहीं हुए, इसलिए वो 20,000 जो हैं बैलेंस शीट में जाएंगे। तो एक फाइनल रख सकते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर होते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो जाते हैं बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई आपको? हाँ सर। अब मैं आपको एक और वर्किंग नोट बनवा रहा हूं। फिलहाल इस केस में मैं उसको वर्किंग नोट नंबर 2 का नाम दे रहा हूं, लेकिन आने वाले केसेस में हम पहले वो बनाएंगे और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बाद में बनाएंगे। ठीक है? ऐसा क्यों? अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 का हम एक हेडिंग देंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। जो बच्चे पहली बार कंसोलिडेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा क्या सर ये नए नए वर्किंग नोट आप लेके आ रहे हो। देखो ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको ये वर्किंग नोट्स नॉर्मल लगने लगेंगे, क्योंकि हम बार बार बनाएंगे, आपको नॉर्मल लगने लगेगा। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, शुरुआत के केसेस जैसे जैसे हम करेंगे, आपको शुरुआत में लगेगा कि अरे यार बड़ा अटपटा सा कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ेंगे अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मेरे को लगता है आप, ये हमारा 6th केस है,
अब जो केस 1 में अपने कॉन्फिडेंस को याद करो और केस 6 तक पहुंचे, तो आप जरा देखोगे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जरूर आपका कॉन्फिडेंस अब बड़ा होगा, अब आपको चीजें ज्यादा समझ में आने लगी होंगी, और ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। अब इस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स में हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट्स के दो टुकड़े करने हैं कि हमारे कंपनी के एक्विजिशन से पहले क्या कमाया गया और हमारे एक्विजिशन के बाद क्या कमाया गया। एक्विजिशन से जो पहले कमाया गया वो कितना है, 10,000। अच्छा, हमारे बैलेंस शीट में टोटल कितना दे रखा है सर, पीएनएल दे रखा है 30,000 का। पहले से कितना कमाया जा चुका था, 10,000। पहले से कितना कमाया जा चुका था, 10,000। तो इसका मतलब बड़ा ऑब्वियस है, जब 30,000 लास्ट डेट पर बैलेंस है, 10 तो पहले ही कमा चुके थे, 1/4 को बैंक बैलेंस था, हमारे एक्विजिशन से पहले ही कमाए जा चुके थे, तो बाकी के 20 जो है वो कब कमाए गए होंगे, करंट ईयर में कमाए गए होंगे। इसका मतलब बाकी के 20 में लिख सकता हूं पोस्ट में बैलेंसिंग फिगर, ये गिवन था, ये भी गिवन था। ये वाला कहां गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। ये वाला कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स का वर्किंग नोट हमने पहली बार बनाया है, अभी आने वाले केसेस में जब ये फिर से बनेगा तो आपको इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नई नई बातें जरूर ऐड होती जाएंगी, लेकिन जब कोई चीज बार बार बनती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। अब आइए जरा हम अपनी बैलेंस शीट देख लेते हैं कैसे बनेगी। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगा, और सीओसी में क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, और ये पूरा नहीं कैंसिल हुआ, इसमें से 10 कैंसिल हुआ, बाकी 20 तो हमारा बैलेंस शीट में दिखेगा। चलिए पहले होल्डिंग कंपनी के फिक्स एसेट हमारे कितने के हैं, 5 लाख रुपए के, और सब्सिडरी के 90,000 के। 5,90,000, 5,90,000, और ये है 2,30,000, 2,30,000, 2,30,000। हमने यहां पर गुडविल निकाली थी, तो गुडविल हमारी कितनी थी, 10,000 की। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की 6 लाख है, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग कंपनी का है 1.5 लाख। 1.5 लाख है ना। अब ध्यान से देखिएगा डिस्क्लोजर कैसे होंगे। एच लिमिटेड का कितना है, 1.5 लाख। इस बार ध्यान रखिए ये इनर कॉलम में आएगा, और इसमें हम जोड़ देंगे पोस्ट एक्विजिशन, जो सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, वो आएगा। 30 में से 10 तो वहां चला गया था, तो 20,000 आएगा, 1,70,000। चलिए उसके बाद हमारा ये है 50 और ये है 10, तो 50, 10, 60,000। एक बार जरा टोटल कर लीजिए, टोटल एक बार देखो मैच कर गया। हाँ जी सर, मैच कर गया है, 8,30,000, और यहां पर भी 6 लाख प्लस 170 प्लस 60, 8,30,000 ही होता है। हमारी बैलेंस शीट टैली कर गई है, और ये हमारा केस नंबर 6 भी खत्म होता है। तो आप एक बार फटाफट से इस केस नंबर 6 को नोट कर लीजिए, अगर कुछ रह गया है नोट करना। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो मैंने आपको नोट करने का पहले ही वक्त दे दिया था, इवन आपने वर्किंग नोट भी पहले नोट कर लिया था। वर्किंग नोट नंबर 2 आपने नोट नहीं किया था, ये नोट कर लीजिए आप। और ये रही हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए।
चलिए अगला ना मैं आप एक एग्जांपल करवा रहा हूं केस नंबर 6 के बाद। मैं केस नंबर 7 से पहले एक एग्जांपल करवा रहा हूं बिकॉज अभी जो मैंने बातें बोली वो एक बार रिपीट करना थोड़ा सा जरूरी है। अब अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो वही सेम बातें हैं। यहां पर हमने फिर से जो शेयर्स एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी के, वो कौन सी तारीख को किए हैं? बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1/4/2023। तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वर्किंग नोट जो बनता है वो कौन सी तारीख को बनता है? डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही बनता है। इसका मतलब वो भी कब बनेगा? 1/4/2023। लेकिन हमें बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 31 मार्च 2024। मैं अगर 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट से नेट एसेट्स कंप्यूट करूंगा तो वो भी 31 मार्च 2024 के ही निकलेंगे। एग्जांपल के तौर पर यहां पर हमारे टोटल एसेट्स कितने के हैं? 1/20। एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की है? 20। तो हमारे 1 लाख रुपए के नेट एसेट्स आएंगे जो कि शॉर्टकट से कैसे निकल सकते हैं? 80 + 20। लेकिन ये 1 लाख के नेट एसेट जो हैं ये कौन सी तारीख के हैं? 31 मार्च 2024। मुझे 31 मार्च 2024 के चाहिए ही नहीं, मुझे कब के चाहिए? डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? 1/4/2023। तो फिर हम उस केस में क्या कहते हैं? हम कहते हैं, फिर हम एज्यूम करते हैं कि अगर हम शॉर्टकट लगाने की कोशिश करें, क्योंकि लॉन्ग कट नहीं लग सकता, 1/4/2023 के नेट एसेट्स कंप्यूट करने के लिए लॉन्ग कट नहीं लग सकता। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि उस डेट के एसेट्स कहीं से ढूंढ निकालें, क्योंकि उस डेट की बैलेंस शीट देनी जरूरी है। 1/4/2023 को हमारी लैंड एंड बिल्डिंग का क्या बैलेंस था, प्लांट एंड मशीनरी का क्या बैलेंस था, डेटर का क्या बैलेंस था, क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस था, ये हमें नहीं पता, इसलिए लॉन्ग कट नहीं लग सकता। तो 1/4/2023 को हमारे नेट एसेट्स कितने के थे? शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। और शॉर्टकट के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारी शेयर कैपिटल लास्ट डेट पर है, बिगनिंग में भी वही रही होगी, ये मानते हुए कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई फ्रेश इशू नहीं किया, कोई बायबैक नहीं किया। और जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, वो हम ये वाला नहीं एज्यूम कर सकते। ये क्यों नहीं एज्यूम कर सकते? क्योंकि भाई प्रॉफिट है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि बिगिनिंग में जो प्रॉफिट था लास्ट डेट पे भी वही होगा, कुछ तो पूरे साल में किया होगा। इसका मतलब ये कि बिगिनिंग का प्रॉफिट कितना है वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, और यहां पर वो गिवन है 12,000 रुपए। इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि मुझे बताइए बिगिनिंग में हमारे नेट एसेट्स कितने के थे, तो आप क्या बोलोगे? हमारे बिगिनिंग में सर शेयर कैपिटल 80 की होगी और 12,000 का पीएनएल अकाउंट, तो 80 + 12 92,000 के नेट एसेट्स थे। 92,000 के नेट एसेट्स मुझे सब्सिडरी कंपनी से मिले, और मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रुपया की लगाया? 1 लाख रुपए। 1 लाख दे के 92,000 मिले, 1 लाख रुपए दे के 92 मिले। इसका मतलब हमने 8,000 रुपए ज्यादा दिए। ये 8,000 जो ज्यादा दिए ये क्या है? गुडविल है। अब मैंने आपको कहा कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सारा खेल जो है कि जो ये 20,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 12,000 का प्रॉफिट तो अभी आपने खुद ही बोला कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चला जाएगा। इसका मतलब रिमेनिंग 8,000 का जो प्रॉफिट है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। तो जो ये 12,000 का प्रॉफिट है इसको हम एक नाम दे देते हैं, क्योंकि 12,000 का प्रॉफिट वो है जब हमने शेयर्स एक्वायर किए थे उस डेट तक कमाए जा चुके थे। तो 12,000 के प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, हमारे एक्विजिशन से पहले ही कमाए जा चुके थे। और जो हमारे एक्विजिशन के बाद कमाए गए, भाई हमने जब एक्वायर किया तब 12 थे, लास्ट डेट पर 20 है, तो 8,000 हमारे एक्विजिशन के बाद कमाए गए। ये 8,000 को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होते हैं ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चले जाते हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो होते हैं ये हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाते हैं। आइए, मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर हो गई होगी, रिवाइज हो गई आपकी वापस से। अब हम एक वर्किंग नोट पहले से ही बना रहे हैं। हम पहले अब से एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाएंगे। सर पहले ये क्यों बना रहे हो? अब आप समझदार हो ना, आपको भी पता है कि हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या जाता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स में इस वर्किंग नोट में हम पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूट कर लेते हैं। सर ये तो कंप्यूट करने की क्या जरूरत है, साफ साफ पता तो लग रहा है। अरे अभी क्वेश्चन सिंपल है ना, आगे आगे जब हाई फाई क्वेश्चन आएंगे, जब ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट जो अभी एक लाइन में बन रहा है ये शायद आधे आधे पेज में बने, जब आगे चल के बड़ी सारी चीजें आएंगी तो ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग नोट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें आती जाएंगी। तो इसलिए ये वर्किंग नोट बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। हम इसके क्या करते हैं? 2 हेड्स बनाते हैं मेनली, हमारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और यहां पर एक टोटल का कॉलम लिखते हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, टोटल मतलब लास्ट डेट पर, बैलेंस शीट डेट पर कितना था? सर बैलेंस शीट डेट पर था 20,000 रुपए, ये गिवन है। जिस डेट पर हमने शेयर्स एक्वायर किए उस डेट पर 12,000 था, इसका मतलब ये भी गिवन है। तो 8,000 रुपए हमारा क्या निकल आएगा? बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में जो 20,000 के प्रॉफिट्स गिवन है, 12,000 के प्रॉफिट प्री एक्विजिशन है, 8,000 के प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन है। ये 12,000 के जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं ये कहां जाएंगे? ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएंगे। और ये कहां जाएंगे? सर ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएंगे।
इसको नोट कर लो। इतना पहले आप नोट करो, पहले ये एग्जाम्पल नोट करो वीडियो को पॉज करके। ये एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, केस नहीं है कोई। 6 केसेस के बाद 7वां केस अभी हम करेंगे। उसके बाद ये नोट करो। नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा कौन सा बनेगा सर? नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा बनेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला वर्किंग नोट कभी भी ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट डेट पर बनेगा। बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ एक्विजिशन अगर सेम है फिर तो ठीक है, उस डेट पर बना देंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन पर बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हमने यहां पर ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कौन सी तारीख को बनाना है? जिस डेट पर हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं, और वो डेट कौन सी है? 1/4/2023, है ना? यही है ना? चलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे, दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट्स कितने में खरीदी? सर हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है यहां पर 1 लाख में, और इस 1 लाख को देने के बदले हमें क्या मिला? नेट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी कौन सी तारीख का होगा? 1/4/23। भाई हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं। कब लगाए हैं? जिस डेट पर शेयर खरीदे होंगे। शेयर हमने किस डेट पे खरीदे हैं? 1/4/23। तो ये बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि जो ये 31 मार्च को 1 लाख का बैलेंस दिख रहा है, इसी वैल्यू पे तो हमने खरीदे होंगे शेयर्स। और नेट एसेट्स जो हैं वो मालिकों के पैसों से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी बिगिनिंग पर हम मान सकते हैं कि यही होगी 80,000। और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आता है, अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये कौन सा बैलेंस होता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? बड़े आसान से शब्दों में सोचो। जिस डेट पर हमने शेयर्स एक्वायर किए, उस डेट पर जो पीएनएल का बैलेंस खड़ा हुआ था बैलेंस शीट में, वही प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। और वो हमने कितना निकाल दिया? निकाल क्या लिया? गिवन ही था 12,000। तो हमारे नेट एसेट्स उस डेट पर 92,000 के थे। 1 लाख रुपए लगाकर 92,000 मिले, इसका मतलब 8,000 रुपए हमने ज्यादा दिए। 8,000 जो ज्यादा दिए वो किस नाम के दिए होंगे? गुडविल के नाम के दिए। ये लो जी, हमारा ये वर्किंग नोट भी बन गया। अब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में फिगर्स पुट कर लीजिए। अब आपको पता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सारी आइटम लेके जाएंगे, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नहीं लेके जाएंगे। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या गया है? सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल और सब्सिडरी कंपनी के 12,000 के प्रॉफिट। मतलब ये कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में नहीं गए ना, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखेंगे। आइए जरा बना लेते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग के बैलेंस कितने हैं? 50 और 70। 50 70, 1,20,000। उसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना है? 1.5 लाख और 30,000। 1.5 लाख और 30,000। फिर हमने यहां पर गुडविल भी निकाली है। वर्किंग नोट नंबर 2, 8,000। उसके बाद हमारे डेटर्स का बैलेंस कितना है? 50 और 20, 70,000। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की है 2 लाख। सब्सिडरी कंपनी की तो आएगी नहीं क्योंकि वो तो कैंसिल हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग कंपनी का है 80,000। 80 है ना? हाँ सर 80,000 ही है। और सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा, ये कितना था? 8,000। टोटल कितना हो गया? 88,000। उसके बाद क्रेडिटर्स बताइए। 70 और 20, 70,000, 20,000, 90,000। जरा इस बैलेंस शीट का टोटल करके बताइए क्या मैच हो गई है? 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 8,000 प्लस 70,000, ये टोटल आ रहा है इस साइड
78,000, यहां पर भी चेक कर लो, 2 लाख प्लस 88,000 प्लस 90,000, हाँ सर 3,78,000 यहां पर भी आ रहा है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गई है। चलिए आइए केस नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब केस नंबर 7 में मैंने क्या किया, फिर से डेट को बदला है शेयर्स खरीदने की, और इस बार हमने शेयर्स खरीदने की डेट ना साल के बीच में कर दी। और इस बार अगर आप देखें तो शेयर्स हमने कब परचेज किए हैं, 30 सितंबर 2023। हमने जो केस नंबर 5 किया था वहां पर शेयर्स खरीदने की डेट जो थी वो लास्ट डेट थी। फिर हमने केस नंबर 6 किया, वहां पर शेयर्स खरीदने की डेट बिगिनिंग की कर दी। और अब मैंने यहां पे क्या किया है, शेयर्स खरीदने की डेट मिड ऑफ द ईयर कर दी है। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाला वर्किंग नोट है, मतलब जिस वर्किंग नोट के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो ये शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडरी कंपनी के, इसमें हमें फायदा रहा या नुकसान रहा। क्योंकि अगर हमने ज्यादा पैसे दिए होंगे तो हम बोलेंगे भाई हमने गुडविल के दिए हैं, कम दिए होंगे तो हम बोलेंगे हमें ये फायदा हो गया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये जो कैलकुलेशन है ये कौन सी डेट पर होता है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब क्योंकि इस वाले केस में हमने जो ये शेयर्स खरीदे हैं 30 सितंबर 2023 को खरीदे हैं, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बार कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वर्किंग नोट 30 सितंबर 2023 को बनेगा। इस बार कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वर्किंग नोट कब बनेगा, 30 सितंबर 2023 को बनेगा। और क्योंकि ये वर्किंग नोट 30 सितंबर को बनेगा, तो ध्यान रखें मुझे जो नेट एसेट्स चाहिए ना, वो इस बार लास्ट डेट के भी नहीं, बिगिनिंग के डेट के भी नहीं, 30 सितंबर के चाहिए। मुझे इस बार जो नेट एसेट्स चाहिए वो 30 सितंबर 2023 के चाहिए। इस बात को प्लीज ध्यान रखें। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, अगर हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर हो रहा है, मान लो यहां 30 सितंबर हो रहा है, हो सकता है कि यहां तो अगर देखें तो साल शुरू होने के 6 महीने बाद हो रहा है, हो सकता है साल शुरू होने के 2 महीने बाद हो जाए एक्विजिशन। मान लो हमने ये शेयर्स जो अभी 30 सितंबर को एक्वायर किए हैं, हो सकता है मान लो हमने ये शेयर्स एक्वायर किए होते से 1 जून को, तो फिर हमें नेट एसेट 1 जून के चाहिए होते। अगर ये शेयर 1 दिसंबर को एक्वायर होते तो 1 दिसंबर के नेट एसेट चाहिए होते। तो सीधी सीधी बात ये है कि जिस डेट पर आपने शेयर्स एक्वायर किए हैं उस डेट पर हमें नेट एसेट्स को कंप्यूट करना है। यहां पर हमारे शेयर्स एक्वायर हो रहे हैं 30 सितंबर को। अब एक और बात ध्यान देने वाली है, मैं अगर ये वाली बैलेंस शीट देखूं 31 मार्च 2024 की, इसमें अगर मैं नेट एसेट निकालना चाहूं तो कितने हैं सर, 80 प्लस 30 110, या फिर टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो, मतलब 1,10,000 के जो नेट एसेट्स हैं, ये प्रॉब्लम क्या है, कौन सी तारीख के हैं, ये 31 मार्च 2024 के हैं। अच्छा, हमें जो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन प्लीज बड़े ध्यान से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1/4 का है, 1/4 का है, 1/4 का है। सर क्यों बार बार बोल रहे हो, क्योंकि ये ध्यान रख के 30 सितंबर का बैंक बैलेंस नहीं है, अब पीएनएल बैलेंस नहीं है, ये 30 सितंबर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं है, कब का है, 1/4 का है। और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कब का चाहिए होगा, 30 सितंबर का। अगर मान लो मैं इस 10,000 को यूज कर लूंगा तो 80,000 की शेयर कैपिटल, 10,000 के पीएनएल का बैलेंस, 90,000 के जो नेट एसेट्स निकल के आएंगे वो तो 1/4 के निकल के आएंगे, 1/4 के चाहिए ही नहीं ना, मुझे 1/4 के नेट एसेट चाहिए ना, मुझे 31 मार्च के नेट एसेट चाहिए, मुझे चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन के। और डेट ऑफ एक्विजिशन कब है इस बार, 30 सितंबर, तो 30 सितंबर के नेट एसेट्स निकाल लें, तभी कंपैरिजन करके सही गुडविल सीआर निकल के आएगा। तो अब क्या करें सर, सिखाओ बताओ ये कैसे होगा। अब मैं पहले आपको जो एक फॉर्मल वर्किंग नोट है वो मैं बनवाऊंगा, अभी पहले मैं आपको समझाने के लिए एक रफ वर्किंग कर रहा हूं, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हमें सोचना है और 30 सितंबर के नेट एसेट्स कंप्यूट करने हैं। अब फिर से एक बात बोलूंगा, 30 सितंबर का शेयर कैपिटल जो है वो तो 80 हो सकता है, मान सकते हैं भाई, क्लोजिंग डेट की शेयर कैपिटल को जब हम बिगिनिंग का मान रहे हैं तो मिड का भी तो मान सकते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल में कोई बदलाव आते नहीं, ये हम मान के चलते हैं। तो शेयर कैपिटल तो हम ये मान सकते हैं कि 80,000 की ही होगी 30 सितंबर को। क्या बदला होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे पता है कि बिगिनिंग में 10,000 है, लास्ट डेट पर 30 है, 30 सितंबर का किसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है। ये अगर हम निकाल लेते हैं तो इसका मतलब हमारा फिर नेट एसेट्स भी निकल जाएगा। तो मतलब मेन जो हमें यहां पर वर्किंग करनी है वो ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है 30 सितंबर को हमारी बुक्स में कितना था। और मैं इसको समझाने के लिए अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से प्लीज सुनेगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, हमारी लास्ट डेट के पीएनएल का बैलेंस कितना है, 30, बिगिनिंग का कितना है, 10। तो मैं यहां पर अब लिख देता हूं 1/4/2023
31 मार्च 2024 इस डेट पर पीएनएल का बैलेंस 30,000 था, इस डेट पर पीएनएल का बैलेंस 10,000 था। और हमने एक्विजिशन कब किया है? एक्विजिशन किया है हमने 30 सितंबर 2023 को, 30 सितंबर 2023 को। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो इस डेट पर बनाना है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी इसी डेट का चाहिए, इसी डेट का चाहिए। ठीक, चलो अब मुझे पहले ये बताओ कि हमने जब बिगिनिंग में देखा कि 10,000 का पीएनएल का बैलेंस था, लास्ट डेट पर 30 का था, इसका मतलब पूरे साल भर में हमने कितना पीएनएल कमाया होगा? सर पूरे साल भर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब पीएनएल बैलेंस कमाया होगा। करंट ईयर में कितना कमाया होगा? ये करंट ईयर है हमारा, हमने 2023-24 में कितना कमाया होगा? हमने 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कमाया होगा। मैं कह सकता हूं कि ये 20,000 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कमाया है ये 12 महीनों में कमाया है। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, फिर से बोलते हैं। बिगिनिंग में कितना था हमारा पीएनएल का बैलेंस? 10,000। लास्ट डेट पर कितना था? 30। इसका मतलब पूरे साल भर में कितना कमाया? 20। पूरे साल भर में कमाने का मतलब मैं कह सकता हूं 12 महीनों में मैंने 20,000 का मुनाफा कमाया है। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। अब आप जरा सोच के बताइए, जो ये हमारे करंट ईयर है, जो हमारा करंट ईयर है मतलब जो 12 महीने हैं इस साल के 23-24 के, जानते हो इस करंट ईयर के 12 महीनों में से जो ये 6 महीने हैं ना, ये जो 6 महीने हैं, क्या मैं कह सकता हूं ये वाला पीरियड भी प्री एक्विजिशन ही है? भाई हमारे एक्विजिशन से पहले का सारा टाइम प्री एक्विजिशन तो होता है। तो 30 सितंबर को जब मैंने शेयर्स एक्वायर किए हैं तो 30 सितंबर से पहले का जितना वक्त है मैं कह सकता हूं प्री एक्विजिशन है। और 30 सितंबर के बाद का जो वक्त होगा मैं कह सकता हूं ये वाला वक्त पोस्ट एक्विजिशन है। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। मतलब 30 सितंबर के बाद का पीरियड पोस्ट एक्विजिशन है, 30 सितंबर के पहले का पीरियड प्री एक्विजिशन है। अब आप जरा सोच के बताइए 1/4/2023 को जो बैलेंस खड़ा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो प्री एक्विजिशन ही है। ये जो 10,000 का बैलेंस है मैं कह सकता हूं ये 10,000 का बैलेंस जो है, ये जो 10,000 के प्रॉफिट है, ये हमारे शेयर्स एक्वायर करने से पहले ही कमाए गए थे। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, हमारे शेयर्स एक्वायर करने से पहले ही कमाए गए थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अरे हमने तो कब एक्वायर किए? 30 सितंबर। ये तो 1/4 तक ही कमाए जा चुके थे। इसका मतलब ये 10,000 प्री एक्विजिशन है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ये 12 महीने में हमने कमाए हैं, 12 महीनों में हमने जो कमाया है, इसमें से 6 महीने का प्रॉफिट भी प्री एक्विजिशन है। अगर हमने पूरे 12 महीने में 20,000 कमाए हैं, ये वाला टाइम पीरियड कितना मंथ्स है? सर ये वाला टाइम पीरियड जो है, जो ये टाइम पीरियड है, ये 6 मंथ्स है। जब हमने 20,000 12 महीने में कमाए हैं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इस 6 महीनों में 10,000 कमाए होंगे और इन 6 महीनों में भी 10,000 कमाए होंगे। सोच के बताओ। हाँ सर ठीक कह रहे हो। मैं कह सकता हूं कि ये वाला 10,000 भी प्री एक्विजिशन ही है, क्योंकि ये भी हमारे एक्विजिशन से पहले कमाया गया। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने कहा भाई देखो लास्ट डेट पर 30 है, बिगिनिंग में 10 था, इसका मतलब पूरे साल भर में कितना कमाया होगा? 20। पूरे साल भर में जो कमाया है वो 12 महीनों में कमाया है। इन 12 महीनों में से 6 महीने प्री एक्विजिशन है, 6 महीने पोस्ट एक्विजिशन है। मतलब इन 12 महीनों में से जो 6 महीने हैं वो हमारे एक्विजिशन करने से पहले का टाइम पीरियड है और 6 महीने का हमारे एक्विजिशन से बाद का टाइम पीरियड है। तो अगर 20,000 पूरे साल भर का प्रॉफिट है तो पहले 6 महीने का 10,000 होगा और आखिरी के 6 महीने का भी 10,000 होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस 20,000 में से जो कि करंट ईयर का प्रॉफिट है, इस करंट ईयर के प्रॉफिट में से 6 महीने के प्रॉफिट प्री एक्विजिशन है और 6 महीने के प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन है। तो अब आप जरा खुद सोच के बताइए, ये वाला 10,000 तो प्री एक्विजिशन है ही और ये 10,000 भी प्री एक्विजिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1/4 तक 10,000 कमा चुके थे। फिर जैसे ही हमने ये साल शुरू किया, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त बीता और सितंबर बीत गया, तो सितंबर तक 10,000 और कमा लिए। इसका मतलब इस डेट पर हमारा पीएनएल का बैलेंस जानते हो कितना हो चुका होगा? 10 + 10। इस डेट तक हमारे पीएनएल का बैलेंस 20,000 हो चुका होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस के बेसिस पर बात कर रहा हूं, कोई हाई फाई कैलकुलेशन है ही नहीं। मेरा तरीका यही है कि मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके कॉमन सेंस के लेवल पर बात करूं ताकि हर एक को बात समझ में आए। तो आप जरा सोचिए, इस 30 सितंबर तक हमने कितने प्रॉफिट कमा लिए होंगे? 20,000। भाई 10,000 तो 1/4/23 को ही कमा चुके थे। फिर 1/4/23 से हमने शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ते गए 30 सितंबर हो गया। 30 सितंबर तक कितने और कमा लिए? 10।
10 पहले से कमाए थे, 10 और कमा लिए, 20 हो गए। इसका मतलब इस डेट तक 20,000 कमाए जा चुके हैं। ये सारे के सारे मैं कह सकता हूं कि हमारे एक्विजिशन से पहले कमाए गए हैं। हाँ सर, इसका मतलब 20,000 के प्रॉफिट प्री एक्विजिशन है, और भाई 30,000 हमारे टोटल प्रॉफिट है। 30,000 हमारे टोटल प्रॉफिट, जिसमें से 20,000 प्री एक्विजिशन है, और रिमेनिंग 10,000 क्या होंगे? रिमेनिंग 10,000 पोस्ट एक्विजिशन होंगे। इसको एक बार एब्जॉर्ब करो, हो सके तो उसको बना भी लो, और फिर मैं जो है फॉर्मल तरीके से ये कैसे बनेगा, ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का समझ लो, एक रफ वर्क है, एक एक्सप्लेनेशन नोट है आपके लिए। इसको मैं फॉर्मल तरीके से अभी कैलकुलेट करवाऊंगा, ठीक है? इसको आप एक बार ऑब्जर्व करो, इसको लिखो, समझो, सोचो। चलिए, मैं अगर आपसे अब वैसे ही पूछूं वर्बली, मुझे बता सकते हो कि हमारा इस पर्टिकुलर केस में हमारा गुडविल आएगा कि सीआर आएगा? सर, आपने हमें बता दिया कि जिस डेट पर हमने एक्विजिशन किया है उस डेट पर हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं? 20 है। 10,000 बिगिनिंग के थे, 30,000 लास्ट डेट के थे। जिस डेट पर एक्विजिशन किया है उस डेट के प्रॉफिट कितने हैं? 20 है। इसका मतलब एक्विजिशन की डेट पर शेयर कैपिटल तो 80 होगी, 20,000 के हमारे प्रॉफिट्स होंगे प्री वाले, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गया। हमारे कितने हो गए? 1 लाख रुपए, और हमने एक्विजिशन भी बाय चांस 1 लाख का ही किया है। इसका मतलब हमने जितने रुपए दिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उतने ही हमें नेट एसेट मिल गए। मतलब इस वाले केस में ना गुडविल निकल के आएगा ना सीआर निकल के आएगा। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए के ही हमारे नेट एसेट्स है, ठीक है? अब जो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमने यहां पर अभी इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू यहां पर कंप्यूट किया, मैं इसका अब आपको एक फॉर्मल वर्किंग करवा रहा हूं, ठीक है? ये मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, है ना? चलिए आइए, अब हम इसकी एक फॉर्मल वर्किंग करेंगे। आइए जरा, मैं एक वर्किंग नोट नंबर अब 1 बना रहा हूं आपके लिए। इस वर्किंग नोट नंबर 1 में हम पहला काम क्या करेंगे? अब ना हम एक नई रेशो भी निकालेंगे, और उस रेशो का नाम होगा टाइम रेशो। कौन सी रेशो निकालेंगे? टाइम रेशो। अब ये टाइम रेशो क्या होता है? जो हमारा 12 महीने का पीरियड है, जो हमारा 12 महीने का पीरियड है, 1/4 से शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ, और हमारा एक्विजिशन का डेट कौन सा है? एक्विजिशन का डेट हमारी 30 सितंबर है। तो इस 12 महीने में कितने महीने प्री के हैं और कितने महीने पोस्ट के हैं, ये रेशो निकाल लेना टाइम रेशो कहलाता है। तो अब मैं आपको एक और वर्किंग नोट से फैमिलियर करवा रहा हूं, जिसमें मैं आपको क्या निकलवा रहा हूं? टाइम रेशो। इस वर्किंग नोट नंबर 1 में आगे जाके और भी चीजें आ जाएंगी, पर आप देख रहे हैं मैं धीरे धीरे सब चीजें ऐड कर रहा हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आती जाए। तो हमारी टाइम रेशो इस केस में कितनी है? 6:6। टाइम रेशो का क्या मतलब है कि हमारे जो 12 महीने का पीरियड है उसमें से कितने महीने प्री के हैं और कितने महीने पोस्ट के हैं। तो 6 महीने प्री के हैं, 6 महीने पोस्ट के हैं, तो हमारा टाइम रेशो क्या हो जाएगा? 6:6। सर ये क्यों निकलवा रहे हो? अभी बताता हूं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट बनेगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स का। किसका बनेगा? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स का। प्री पोस्ट टोटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। हमारा टोटल बैलेंस कितना है बैलेंस शीट में? सर टोटल बैलेंस हमारा है 30,000 रुपीज का, है ना? 30,000 रुपीज का ये हमारा टोटल बैलेंस है। 2 मिनट के लिए प्लीज अपने पेन छोड़ेंगे और ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। हमारा 1/4/2023 का बैलेंस कितना था? 10,000। देखो, जो हमारा बिगनिंग का बैलेंस है 10,000 का, क्या मैं कह सकता हूं वो तो सारे का सारा ही प्री एक्विजिशन है, उसमें तो कोई सोचना ही नहीं है कुछ, क्योंकि हमने 30 सितंबर को शेयर एक्वायर किए हैं और वो तो हमसे भी 6 महीने पहले कमा के बैठे थे। 1/4/2023 का बैलेंस है, तो ये वाला 10,000 का बैलेंस तो प्री एक्विजिशन है, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक, अब जरा सोचिए, 30,000 हमारा लास्ट डेट पर बैलेंस था, 10,000 हमारा बिगिनिंग की डेट पर बैलेंस था। बिगिनिंग में 10 था, जो बढ़ते 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 30 हो गया। इसका मतलब जो ये 20,000 रुपए यहां पर आएगा, मैं कह सकता हूं कि ये 20,000 जो है ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। ध्यान रखें, पोस्ट एक्विजिशन नहीं बोल रहा हूं, अभी फिलहाल ये ध्यान रखें कि 20,000 क्या है? करंट ईयर का है। इस करंट ईयर में भी कुछ महीने प्री के हैं, कुछ महीने पोस्ट के हैं। फिर से बोलता हूं, मैंने यहां पे क्या लिखा? अभी फिलहाल
ये हेडिंग के ऊपर फोकस मत करो। कुछ बच्चों को लगेगा मैंने सीधे पोस्ट लिखे, नहीं नहीं, अभी मैंने क्या लिखा है, मेरा प्रॉफिट लास्ट डेट पर 30 था, बिगनिंग पर 10 था। इसका मतलब मैंने करंट ईयर में कितना कमाया है, 20,000। जब मैं बोलता हूं करंट ईयर में कितना कमाया, इसका मतलब 12 महीनों में कितना कमाया है, 20,000। लेकिन वो जो 20,000 मैंने 12 महीनों में कमाया है, ये जो 20,000 12 महीनों में कमाया है, ये सारा का सारा पोस्ट थोड़ी है। इस 12 महीनों में से कुछ महीने प्री के हैं, तो जो महीने प्री के हैं उस वाला हिस्सा हमें प्री एक्विजिशन में लेके जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि इस 20,000 के अंदर, इस 20,000 के अंदर कुछ महीने प्री के हैं, तो जितने महीने प्री के प्रॉफिट्स बिलोंग करते हैं वो यहां से निकालकर प्री एक्विजिशन में जोड़ देना चाहिए। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि 20,000 12 महीने का प्रॉफिट है और 12 महीनों में से 6 महीने प्री के हैं, तो इसका 6/12 कर देंगे तो 10,000 आएगा। ये 10,000 यहां से निकाल देंगे और ये 10,000 कौन से प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन, यहां से माइनस कर देंगे और जहां बिलोंग करते हैं वहां जोड़ देंगे। ये जो आपने कर दिया ना, इसको हम बोलते हैं, ये हमने किया है टाइम एडजस्टमेंट। ये हमने क्या किया है, टाइम एडजस्टमेंट किया है। और टाइम एडजस्टमेंट किस रेशो में करते हैं, टाइम रेशो में करते हैं। अब ये पहली बार आप कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ नया आ गया, लेकिन इसके ऊपर मैं आपकी महारत हासिल करवाऊंगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझिए कि जो बातें बोली हैं क्या समझ में आई है आपको। आइए एक बार फिर से बात करते हैं। सबसे पहले मैंने टाइम रेशियो निकाला, अब आपको समझ में आया होगा टाइम रेशियो क्यों निकलवाया, ताकि मैं टाइम एडजस्टमेंट करवा पाऊं। और टाइम एडजस्टमेंट करने का क्या मतलब है, देखो मैंने आपसे बोला कि देखो ये हमारा वर्किंग नोट है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स का। फॉर्मेट आपको पता है, प्री, पोस्ट और टोटल। हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट में पीएनएल का बैलेंस कितना लिखा है। सर बैलेंस शीट में पीएनएल का बैलेंस लिखा है 30,000 का। इसमें से जो 1/4 का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, वो तो हमारे एक्विजिशन करने से भी 6 महीने पहले का प्रॉफिट है। तो ये तो, इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि ये तो प्री है पूरा का पूरा। ये 10 तो पूरा का पूरा प्री है। अच्छा, हमारा बिगिनिंग में 10 था, लास्ट डेट पर प्रॉफिट 30 हो गया। इसका मतलब हमने 20,000 रुपए जो कमाए हैं, ये करंट ईयर में कमाए हैं। 20,000 जो कमाए हैं वो किस में कमाए हैं, करंट ईयर में कमाए हैं। लेकिन जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे तो पोस्ट एक्विजिशन नहीं है, क्योंकि करंट ईयर में से जो करंट ईयर के 12 महीने हैं उसमें 6 महीने प्री एक्विजिशन पीरियड है और 6 महीने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। जो करंट ईयर का 12 महीने का पीरियड है, सारा का सारा थोड़ी पोस्ट है। इस बार हमने करंट ईयर के भी 6 महीने बीतने के बाद शेयर एक्वायर किए हैं। इसका मतलब 30 सितंबर को शेयर एक्वायर अगर हमने किए हैं, तो 30 सितंबर से पहले के 6 महीने प्री एक्विजिशन, 30 सितंबर के बाद के 6 महीने पोस्ट एक्विजिशन। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे, 20,000 अगर 12 महीनों का प्रॉफिट्स है, तो इसमें से 6 महीने के प्रॉफिट्स प्री को बिलोंग करते हैं। तो 6 महीने के प्रॉफिट कंप्यूट करो, जो कि 10,000 आएंगे। यहां से घटा दो, यहां से क्यों घटा दो, क्योंकि वो प्री को बिलोंग करते हैं, और जहां बिलोंग करते हैं वहां पर जोड़ दो। अब आप जरा खुद सोचो, अगर 20,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, इसमें से प्री वाले प्रॉफिट हमने घटा दिए, तो अल्टीमेटली जो बचेंगे अब वो कौन से बचेंगे, पोस्ट एक्विजिशन। और यहां जोड़ने के बाद ये वाले टोटल हमारे क्या आ गए, प्री एक्विजिशन। तो हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो हमने ऊपर भी देखा था कितना था, ये देखो देखा था ना 20,000, ये 20,000 हमने निकाल दिया। और 30 में से 20 अगर प्री है तो 10 क्या होगा, पोस्ट होगा। अब ये जो प्री पोस्ट का कैलकुलेशन है ना, इस पर मैं आपको काफी वर्किंग करवाने वाला हूं आगे चल के, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल जितना बोला है उतना बस समझ में आ जाना चाहिए आपको। और आप ना ये एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि 20,000 प्री का प्रॉफिट है, 10,000 पोस्ट का प्रॉफिट है, तो टोटल 30 है ना, बराबर आ रहा है, मैच हो रहा है, देख लो। नहीं, अच्छा 20 जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ये कहां जाएगा, सर ये जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। और ये वाला प्रॉफिट कहां जाएगा, सर ये जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ये 20,000 का प्रॉफिट हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्यों जाएगा, क्योंकि हमें उस डेट के, जिस डेट पर एक्विजिशन किया है उस डेट के नेट एसेट चाहिए। और नेट एसेट कैसे आते हैं, शॉर्टकट से, उस डेट की शेयर कैपिटल, उस डेट के प्रॉफिट। तो उस डेट के प्रॉफिट कितने हैं, 20। अब आइए वर्किंग नोट नंबर 2। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कौन सी तारीख को बन रहा है,
सर डेट ऑफ एक्विजिशन पे बनता है। डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है? 30 सितंबर 2023। हमारी इन्वेस्टमेंट 30 सितंबर 2023 को वही होगी जो लास्ट डेट पर है। अमाउंट थोड़ी बदल जाएगा। कितने की इन्वेस्टमेंट थी हमारी? सर 1 लाख रुपए की थी। इसमें से नेट एसेट्स माइनस कर देंगे। कौन सी तारीख के नेट एसेट लेंगे? 30 सितंबर 2023 के। बताइए जी, उस डेट पर इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितने की थी? सर ये तो हम मान सकते हैं कि 80 ही रही होगी। और जिस डेट पर हम एक्विजिशन करते हैं उस डेट तक जो प्रॉफिट कमाए जा चुके होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। और वो कितने हैं? 20। तो बाय चांस को इंसिडेंस हो गया कि हमारे उस डेट पर नेट एसेट 1 लाख के ही थे, तो इस बार ना तो गुडविल आया ना सीआर आया। 1 लाख रुपए की ही इन्वेस्टमेंट थी और 1 लाख रुपए के ही नेट एसेट मिल गए। चलिए अब ऐसा करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट बनाते वक्त हमें होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर करना है और सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को इग्नोर करना है और जितना प्रॉफिट गया है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में वो इग्नोर करना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कौन सा प्रॉफिट जाता है? प्री एक्विजिशन। तो 30 में से 20 चला गया, और या फिर ये कहें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। आइए जनाब इस बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे लिखेंगे। पहला है फिक्स एसेट्स 5 लाख और 90,000। ये लो जी, 5 लाख और 90,000, टोटल हो गया 5,90,000। उसके बाद करंट एसेट्स 2 लाख और 30,000, 2 लाख और 30,000, टोटल कितना हो गया? 2,30,000। उसके बाद आइए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल पूरी शो कर देंगे 6 लाख रुपए की। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी पूरा शो करेंगे 1.5 लाख रुपए का। ये रहा 1.5 लाख रुपए। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स शो करेंगे सब्सिडरी कंपनी का जो कि 10,000 है। तो ये हो गया 1,60,000। गुडविल सीआर यहां पर कुछ आया नहीं है। और ये 50 और 10, 60,000। आइए जी इसका टोटल कर दीजिए। सर ये हो गया 8,20,000 इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, 590 प्लस 230, 8,20,000। बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई है। तो यहां पर हमारा 7वां केस भी पूरा होता है। तो मैं एक बार बिगिनिंग से ये पूरा केस आपको दिखा देता हूं। नोटिंग अगर रह गई है किसी की तो देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये रहा हमारा जो क्वेश्चन था केस 7। फिर उसके बाद मैंने ये एक एक्सप्लेनेशन दिया आपको समझाने के लिए। इसके बाद फिर हमने कुछ वर्किंग नोट बनाए। और फिर हमने वर्किंग नोट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का बनाया और फिर बाद में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई। देखिए ये बात मुझे पता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद कंसोलिडेशन पहली बार कर रहे हो। तो अभी जो हमने इसमें टाइम एडजस्टमेंट किया ना उसको लेकर शायद कुछ बच्चों को भी कॉन्फिडेंस कम आया होगा। लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, अगली क्लास में आते ही पहले हम ये टाइम एडजस्टमेंट्स के ऊपर ना कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे हम समझेंगे कि हमारे प्रॉफिट्स को प्री और पोस्ट में कैसे बाइफरकेट करते हैं अगर डेट्स अलग अलग हो। तो इसको लेकर मुझे अगली क्लास में आते ही बात करनी है। वो जब बात हम कर लेंगे उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो अभी तक हमने जितने भी केसेस किए आपने नोटिस किया होगा हमने सारे केसेस में
होली ओन्ड सब्सिडरी की बात करी, मतलब होल्डिंग कंपनी का 100% स्टेक था सब्सिडरी में, लेकिन होल्डिंग कंपनी तो हम 100% स्टेक पे थोड़ी, 50 के ऊपर जो भी परसेंटेज होता है हम होल्डिंग कंपनी कहलाते हैं। मतलब आने वाले जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो केसेस करेंगे वहां पर हम ये देखेंगे कि 100% स्टेक नहीं होगा होल्डिंग कंपनी का, 60%, 80%, 75%, मतलब हम अब बात करेंगे पार्शियली ओन्ड सब्सिडरीज की। तो उस केस में कैसी चीजें बदलेंगी, क्या क्या उसमें नई चीजें आएंगी, वो हमें सीखना होगा। और वो कर लेने के बाद फिर मैं कह पाऊंगा कि हमारा पूरा बेसिक डिस्कशन बढ़िया से हो गया। उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हुए अपने एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसका मेरे ख्याल से आपको इंतजार है। मतलब हम पहले अगली क्लास तक हमारा पूरा बेसिक ऑलमोस्ट सब रेडी हो जाएगा, फिर हम एक एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्क्रिप्टिव भी, फिर हम अगला एडजस्टमेंट करेंगे, फिर एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्क्रिप्टिव भी, मतलब फिर उसके बाद हम बिल्कुल अपने एग्जाम के पैटर्न पर चलने लगेंगे। और ना कमेंट करने में ना अभी भी आप कंजूसी कर देते हो। मैंने आपसे कहा था प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा हो या नहीं भी आ रहा हो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अपने सवाल पूछने तो पूछिए ना। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर ये जो बीच में अगर हम एक्विजिशन करते हैं तो फिर उस केस में क्या बदलाव होंगे, तो मैंने बच्चे को जवाब दिया कि देखो ये बात आने वाली क्लासेस में आएगी, तो आज वो डिस्कस हो गई तो स्टूडेंट का डाउट सॉल्व हो गया होगा। ऐसे ही मुझे तभी पता लग पाएगा कि मुझे आने वाली क्लास में क्या किसी बात पे क्लैरिफिकेशन देना है कि नहीं देना है, जब आप वीडियोस पे कमेंट करके बताएंगे। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तब भी लिख सकते हैं, और कुछ अगर आपको लगता है कि किसी बात पे क्लैरिटी चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।